नमस्कार, मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक। आज जो आपके लिए क्लास लाया हूँ वो है हमारा रासायनिक गणना का भाग 2, ठीक है? और इस भाग में हम लोग जो करेंगे वो है समीकरणों का संतुलन, उसको करने की जो दूसरी विधि हमारी रह गई थी, उसको हम लोग आज पूरा करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मोल की अवधारणा क्या है, ठीक है? तो मोल ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को मोल की धारणा में भी बहुत सारी परेशानियां रहती है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए। मुझे लगता है कि इस क्लास को देखने के बाद आपकी बहुत सारी परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो विषय सबसे पहले हमें करना है वो है समीकरणों का संतुलन, और इसकी हमें दूसरी विधि को देखना है। तो दूसरी विधि में जो तरीका हम लोग लेंगे वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्रिया कारकों को आयनों में विभक्त करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, जैसे कि हमारा सबसे पहला समीकरण था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसको इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा जल, ठीक है? तो इसको हम लोगों ने संतुलित किया था, और मैंने ये आपको संतुलित करना सिखाया था द्विपरमाणविक परमाणुओं की अणुओं की सहायता से, द्विपरमाणविक अणुओं की सहायता से, ठीक है? तो हमने कुछ इस तरह से सीखा था। ये थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन है कि हमने कुछ इस तरह से सीखा था कि जितने भी द्विपरमाणविक अणु हैं वे लोग समीकरणों में साधारणतः देखा जाता है कि जोड़ संख्या में रहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही द्विपरमाणविक अणु है, और हम अगर चेक करके देखें तो इस तरफ मतलब ये तीर के निशान, एरो के निशान के इस तरफ जो लोग हैं उनको क्रिया कारक कहते हैं, और इनको मिलाने पर जो हमें मिलता है उसको हम लोग क्रियाफल कहते हैं, ठीक है? तो क्रिया कारक के तरफ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बेजोड़ संख्या में नहीं है, दोनों ही जोड़ संख्या में है। इधर अब आ जाइए और देखिए कि हाइड्रोजन जोड़ संख्या में है लेकिन ऑक्सीजन बेजोड़ संख्या में है। तो हमने इस तरह से इसको जोड़ संख्या बनाई थी, और जैसे ही जोड़ संख्या बना दी वैसे ही हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो हमने इसको बैठा लिया। अब ये तरीका हमारा पहला तरीका था, जो पहली विधि थी। और याद रखिएगा कि आपको दोनों ही विधियों को मिला जुला कर इस्तेमाल करना है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि कहां पर कौन सी विधि लगानी है। कभी अपने ऊपर ये जोर मत डालिएगा कि मुझे ये विधि आसान लगती है तो मैं यही विधि को इस्तेमाल करूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप दोनों ही विधि को समान रूप से सीख के रखिए, समान रूप से प्रैक्टिस करके रखिए, और दोनों ही विधि जहां पे जरूरत पड़ेगी आप लगाइए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों विधि कभी-कभी एक साथ भी आपको लगानी पड़े, ठीक है? तो इसलिए दूसरी विधि में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? क्रिया कारकों को आयनों में विभक्त करना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए NH4Cl, ठीक है? ये एक क्रिया कारक है, प्लस इसके साथ और कुछ क्रिया कारक होगा। अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिया कारकों में से ये एक क्रिया कारक है। अगर मैं इसको आयन में विभक्त करूं तो मुझे एक एमोनियम का आयन मिलेगा। आप याद कीजिए, मैंने एमोनियम के आयन को आपको चार्ट में दिया था, और मैंने कहा था कि ये सारे के सारे आयन आपको याद करने हैं। और इधर क्लोराइड का आयन मिलेगा। देखिए, ये प्लस, एक प्लस और इसका एक माइनस, इन दोनों को अगर मिला दें तो एक प्लस को एक माइनस पूरी तरह से कैंसिल कर देता है, पूरी तरह से इसको उदासीन बना देता है, और वो उदासीन यौगिक जो हमें मिलता है वो है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो ये क्रिया कारक है जिसको हमने क्या किया था? आयनों में विभक्त किया था। तो सबसे पहले तो क्रियाकारकों को आयनों में विभक्त करना है। हम आगे और भी जब सीखेंगे, और भी उदाहरण देखेंगे, तो ये चीज और ज्यादा आसान और साफ होती जाएगी। देखिए, उसके बाद आयनों में तो विभक्त कर लिया, अब क्या करें? विपरीत आयनों को मिलाकर क्रियाफल प्राप्त करें, ठीक है? इसको, स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। और
देखते हैं कि विपरीत आवेश के आयनों को मिलाकर क्रियाफल प्राप्त करना है। फिर से एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमारे पास है NaOH। मैंने आपको सिखाया था Na का आयन, इसको क्या कहते हैं? सोडियम का आयन। OH के आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड का आयन। तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसके साथ अगर मान लीजिए मैं HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल मिलाता हूं, तो क्या प्राप्त होना चाहिए? अब देखिए ये कितना आसान है, और हम लोग इससे भी जटिल जटिल समीकरणों को लेंगे, क्योंकि मैं यहां पर विधियों के स्टेप्स को सिखा रहा हूं, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, इसलिए मैंने यहां पर बहुत आसान सा एक समीकरण लेकर आपको समझाना शुरू किया है। तो हमारा पहला क्या था? क्रियाकारक को आयनों में विभक्त करना है। तो देखिए ये और ये दोनों क्या है? क्रियाकारक हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तो इधर हमें क्रियाफल प्राप्त होगा। तो क्रियाकारकों को सबसे पहले क्या करना है? आयनों में विभक्त करना है। तो ये सोडियम का आयन अलग हो गया, ये हाइड्रोक्साइड का आयन अलग हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड को हमें आयनों में विभक्त करना है। देखिए ये H+ के आयन में विभक्त हो गया, ये Cl- के आयन में विभक्त हो गया। उसके बाद अगले लाइन में क्या लिखा है? देखिए, विपरीत आवेश के आयनों को मिलाकर क्रियाफल प्राप्त करें। विपरीत आवेश के, देखिए यहां से जो निकला है सोडियम का आयन, उसको अगले क्रियाकारक के आयन के साथ मिलाना है, लेकिन कौन से वाले? विपरीत आवेश वाले। देखिए सोडियम का आयन प्लस है, और ये जब इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा तो इसमें जो माइनस है उसके साथ प्रतिक्रिया करेगा। मतलब ये सोडियम क्लोराइड के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलना चाहिए? सोडियम क्लोराइड मिलना चाहिए, है ना? प्लस और माइनस यहां पर एक दूसरे को काट देंगे और ये NaCl आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये H+ OH- के साथ जुड़ जाएगा। H+ इसका, OH- इसका। तो प्रतिक्रिया हो रही है क्रियाकारक में से, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो विपरीत आवेश के आयनों को मिलाकर क्रियाफल प्राप्त होता है। अब देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? H+ OH-, दो H है एक O है, तो हम H2O लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखिए यहां पे मैंने आयन को तोड़ दिया, इनको, इस क्रियाकारक को भी आयनों में तोड़ दिया, और इसके विपरीत आवेश, इसका एक आवेश और इसका विपरीत आवेश मिला दिया, इसके आवेश और इसके विपरीत आवेश को मिला दिया, मुझे क्रियाफल प्राप्त हो गया। तो समीकरण यहां पर आपको संतुलित रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो हर बार इतना आसान नहीं होगा, हम लोग आगे देखेंगे कि थोड़े से जटिल जब हो जाएंगे तो कैसे उसको समाधान करते हैं। तो ये दो स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला, क्रियाकारकों को आयनों में विभक्त करना है, उसके बाद आवेश के, विपरीत आवेश के आयनों को मिलाकर क्रियाफल प्राप्त करना है। विपरीत आवेश किसके? एक क्रियाकारक के दूसरे क्रियाकारक के विपरीत आवेश के साथ मिलाना है, ठीक है। तभी जाके आपकी जो क्रियाफल है वो रासायनिक समीकरण देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो समीकरण संतुलन है वो शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पिछले क्लास में कुल मिलाकर 13 समीकरणों को संतुलित किया था, और मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे तो बहुत सारे समीकरण आपको मिलेंगे, लेकिन अगर मैं आपको जितने समीकरण यहां पे बता रहा हूं उन्हीं को आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आपको समीकरण संतुलन करना बहुत ज्यादा कठिन लगता है, तो आप शुरुआत इन्हीं से कीजिए, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसा मैंने सिखाया है वैसे प्रैक्टिस कीजिए, रट्टा मत मारिए। आप देखिएगा कि समीकरण संतुलन करना आपके लिए बहुत आसान हो जा रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। एकदम अचानक से आप शुरू में ही इसमें आपको बहुत ज्यादा आसानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्रिया कारकों तथा क्रियाफलों में संतुलन बनाना है, ठीक है। तो क्रिया कारक और क्रियाफलों में संतुलन बनाना है। अब देखिए मैं यहां पर एक और उदाहरण देता हूं। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस बार हमने लिया
सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसको तोड़ दिया हमने तो Na प्लस, इसको तोड़ दिया हमने तो OH माइनस। अब याद कीजिए मैंने आपको यह भी बताया था चार्ट में कि एक सल्फेट नाम का आयन भी होता है। तो ये सल्फेट नाम का आयन जब अलग हुआ तो यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो अलग हुआ लेकिन दो। अब ध्यान दीजिए यहां पर एक हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही प्लस है। सल्फेट के ऊपर दो माइनस आते हैं, हमारे चार्ट में मैंने आपको लिख के दिया था, वो आपको याद रहना चाहिए। सल्फेट के ऊपर दो माइनस आते हैं, ये सल्फेट के ऊपर का दो माइनस है, तो इसका मतलब इस यौगिक के टूटने पर अगर सल्फेट के ऊपर दो माइनस है तो जो बचा हुआ रहेगा, जो बचा हुआ आयन रहेगा उसके ऊपर भी दो प्लस होने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्लस आता है ना। हाइड्रोजन की बाहर की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाती है बाहर तो उसके ऊपर सिर्फ एक प्लस आता है। तो एक प्लस से काम नहीं बनेगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहां पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन के पास एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन के पास कुल मिला के दो प्लस हो जाएंगे। तो इसके दो प्लस मतलब कुल मिला के दो प्लस और इसका दो प्लस दो माइनस एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं, तब जाके H2SO4 तैयार होता है। अब देखिए अब हमें इसको मिलाना है, तो मिलाते समय हमें ध्यान में रखना है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलेगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक परेशानी हो गई है, इसके प्लस में एक ही प्लस है, देखिए एक ही प्लस है, लेकिन इसके पास तो दो माइनस हो गए। तो अब क्या करें, इसके दो माइनस को काटने के लिए मुझे तो दो प्लस की जरूरत है ना, एक प्लस से तो काम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जरूर यहां पर मुझे दो प्लस के लिए दो बैठाने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे अगर दो प्लस के लिए दो बैठा रहा हूं तो जरूर दो सोडियम के आयन निकले हैं, तो इसका मतलब यहां पर दो सोडियम के आयन होने चाहिए, दो सोडियम होना चाहिए, तभी तो दो सोडियम के आयन निकले हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि यहां पे जो दो माइनस है, इस दो माइनस को काटने के लिए इसके पास एक ही प्लस है, तो एक प्लस से तो काम नहीं बनेगा। तो एक प्लस से काम नहीं बनेगा तो इसका मतलब जरूर सोडियम यहां पे एक से काम नहीं चलेगा, दो सोडियम के आयन चाहिए। और दो सोडियम के आयन तभी आएंगे जब यहां पर दो NaOH है, दो NaOH, और दो NaOH है तो OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड भी तो दो ही निकलेगा। अब देखिए ये समीकरण आपको संतुलित रूप में मिलेगा। देखिए ये जो Na प्लस है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो दो Na प्लस SO42 माइनस के साथ जुड़ेगा। अब ये जो यौगिक है यहां पर Na के कितने आयन थे, दो थे, इसलिए सिर्फ Na दो बार है और सल्फेट तो एक ही बार है। तो इसको कहते हैं, ये तो सोडियम का आयन है, ये सल्फेट का आयन है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट प्लस। अब देखिए यहां से ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दो H प्लस और दो OH माइनस, ठीक है। तो इसका अब देखिए याद करिए H2O अलग होता है तो H प्लस OH माइनस होता है। तो अगर दो H और दो OH माइनस, दो H प्लस और दो OH माइनस हुआ तो इसका मतलब जरूर दो H2O बनना चाहिए ये दोनों मिलके। तो इसका मतलब यहां पर 2H प्लस और 2OH माइनस, मतलब मुझे दो पानी के अणु मिलने चाहिए। तो देखिए ये जो समीकरण आपको मिला यहां से यहां तक, ये आपको संतुलित रूप में मिल गया, ठीक है। ये आपको संतुलित रूप में मिल गया। इसका मतलब आपको इन तीनों लाइनों को एक के बाद एक करते जाना है, तब जाके दूसरी विधि से आपको समीकरण संतुलित रूप में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे
तो हर उदाहरण के साथ आपके दिमाग में ये बात बैठती जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग जो समीकरण देखेंगे उसमें हम लोग कोशिश करेंगे सोडियम के साथ हम लोग समीकरण बनाने की जल की। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। अब देखिए, ये दूसरी विधि द्वारा मैं करना चाहता हूं। तो सबसे पहले सोडियम का आयन क्या होना चाहिए? सोडियम का आयन होना चाहिए Na+। ठीक है, और जल कैसे टूटता है? जल H+ OH- में टूटता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जल H+ OH- में टूटता है। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर क्या हो रहा है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। अब देखिए यहां पे आपको लग रहा होगा कि ये अचानक से प्लस, यहां पे तो कुछ माइनस है नहीं। तो आपको ये बता दूं कि सोडियम एक धातु है और हमें पता है कि उसमें एक प्लस आता है। तो अगर कुछ नहीं है तो हम लोग इसको मान ही लेंगे कि ये Na+ का आयन बनाएगा समीकरण में जाते समय। ठीक है, तो ये Na+ ये बन गया और यहां से तो OH- निकला, तो ये इसका Na+ इसके OH- के साथ मिल गया और हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखिए, क्या प्रकृति में हमें ऐसा हाइड्रोजन मिलेगा? नहीं मिलता है। ठीक है, प्रकृति में हमेशा हाइड्रोजन इस रूप में मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमेशा H2 यानी द्विपरमाणविक रूप में मिलता है। तो इसका मतलब ये H+ यहां पे अकेला अकेला तो हो नहीं सकता, जरूर यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, ये H+ यहां पे अकेला अकेला नहीं हो सकता, जरूर यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और यहां पे अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो इसका मतलब ये H+ हाइड्रोजन गैस बनाने की क्षमता तभी रखेगा जब यहां पे 2 H+ होंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके, है ना? कि अगर एक अकेला H+ होता तो H2 तो नहीं मिलता, इसलिए 2 H+ होने चाहिए तभी जाके H2 मिलेगा। अब यहां पे 2 H+ आ गया है, तो इसका मतलब यहां पे देखिए, एक जब जब सिर्फ एक हाइड्रोजन था तो उसके पास एक प्लस था। यहां पे जैसे ही 2 हाइड्रोजन हो गए तो कुल मिला के 2 प्लस हो गए। तो अगर 2 प्लस हो गए तो उस 2 प्लस को काटने के लिए यहां पे तो एक ही माइनस था, क्योंकि यौगिक से टूट के बना है। तो यौगिक उदासीन कैसे होगा? अगर इसके पास 2 प्लस है तो इसके पास भी तो 2 माइनस होने चाहिए। ठीक है, आप इसको दिमाग में इस तरह से बैठाइए कि जब भी कोई यौगिक टूटेगा तो जो आयन निकलेंगे उसमें समान रूप में प्लस और माइनस होने चाहिए। तो यहां पे अगर ये यौगिक टूटा और यहां से 2H+ निकलना है, तो यहां पे 2 प्लस आ रहे हैं, यहां पे एक माइनस से काम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जरूर यौगिक टूटकर 2OH- निकले होंगे, तभी जाके ये दोनों मिलेंगे। और अगर ऐसा है तो यहां पे एक पानी का अणु नहीं है, यहां पे 2 पानी के अणु है ना? क्योंकि एक पानी का अणु ये दिखाता है, ये ऐसे टूटता है। तो अगर ये भी दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया, तो जरूर इसका मतलब पानी के अणु भी तो दुगने होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे 2 हो गया। अब वापस आ जाइए यहां पर, देखिए ये जो OH- था ये Na+ के साथ जुड़ के NaOH हुआ था, लेकिन जैसे ही यहां पे 2 बैठ गया, यहां पे तो 2 माइनस हो जाना चाहिए, है ना? एक OH के पास एक माइनस है, तो 2 OH- मतलब कुल मिला के 2 माइनस होगा यहां पे। तो इस 2 माइनस को काटने के लिए क्या ये एक प्लस काफी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका मतलब जरूर यहां पर 2 Na+ रहने चाहिए, और यहां पर 2 Na+ तभी होंगे जब यहां पर 2 सोडियम के आयन होंगे। ठीक है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 सोडियम के आयन 2 Na+ निकाल रहे हैं और 2 जल के 2 सोडियम के परमाणु 2 Na+ निकाल रहे हैं और 2 जल के अणु 2 OH- निकाल रहे हैं। तो ये अगर मिलेंगे
तो एक NaOH नहीं बन रहा है, 2 NaOH बन रहा है। तो अगर आप अभी इसको देखिए तो दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो गया है। ठीक है, मैंने आपको बहुत विस्तार से धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से ये पूरी विधि को देखिए ध्यान से। ठीक है, ये पहला समीकरण जो है इसको अच्छे से समझ के फिर आप अगले समीकरण तक बढ़िए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पहला समीकरण क्या है, सोडियम के साथ हम लोग जल को मिला रहे हैं, मतलब ये एक क्रियाकारक है, ये एक क्रियाकारक है। अब सोडियम हमें पता है कैसा आयन देगा, हमें पता है सोडियम Na+ आयन देता है। ठीक है, तो उसके बाद जल कैसा आयन देगा, हमें पता है जल H+ आयन देता है और OH- आयन देता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लस है, ये Na+, ये OH- के साथ मिल सकता है, मिल के क्या बनाएगा, मिल के बनाएगा NaOH। ठीक है, अब आगे एक H+ आया है, इससे तो काम नहीं बनेगा क्योंकि प्रकृति में अकेला H नहीं रहता है, वो द्विपरमाण्विक रूप में रहता है। तो इसका मतलब यहां पर जरूर हमें हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा, लेकिन वो तो द्विपरमाण्विक है और ये द्विपरमाण्विक है, मतलब यहां पे एक अकेला आयन नहीं रह सकता, तो जरूर यहां पे हमें 2 आयन चाहिए होंगे। और 2 आयन चाहिए होंगे तो थोड़ा सोचिए कि यहां पे तो 2 प्लस होंगे। अगर देखिए एक H+ था तो एक ही प्लस था, उसको 2 बार लिया गया H+ को, तो यहां पे कुल मिला के प्लस की संख्या दुगनी हो गई, 2 प्लस आ गए। तो इस 2 प्लस को काटने के लिए हमें यहां पे भी तो 2 माइनस चाहिए, तभी तो जाके ये दोनों मिलके एक उदासीन यौगिक बनेगा, प्लस माइनस पूरी तरह से कट जाएंगे। तो उसी तरह से इसीलिए ये अगर 2 है तो कुल मिलाकर हमें 2 जल के अणु यहां पे दिखेंगे। तो यहां पे हमें 2 संख्या कैसे मिली आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे, अब ये जो OH- है ये Na+ के साथ तो जुड़ रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पे 2 आ गया और ये OH- भी दुगना हो गया, तो इसका मतलब ये माइनस कितना हो गया, ये एक माइनस नहीं रहा, एक OH एक माइनस, 2 OH- मतलब 2 माइनस हो गए, और ये 2 माइनस एक प्लस को इस तरह से नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब जरूर ये जो एक प्लस है ये एक प्लस नहीं होगा, इसको दुगना करना पड़ेगा, और दुगना करने के लिए मुझे चाहिए 2 सोडियम के आयन, और 2 सोडियम के आयन तभी मुझे मिलेंगे जब सोडियम खुद दुगना हो जाए, और ऐसा हुआ तो 2 Na+ और 2 OH- मिलते हैं तो ये भी 2 NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो समीकरण का संतुलन है वो पूरा होता है। अगला समीकरण हम लोग करेंगे, ये समीकरण है, मैंने आपको ये बता दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का समीकरण। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जितना आप करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। सोडियम Na+ बनाता है, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, मैंने आपको सिखाया था कि सल्फेट कैसे बनता है, SO4 2-। ठीक है, यहां पे 2 माइनस है तो इसका मतलब जरूर इधर 2 प्लस आने चाहिए। ठीक है, तभी तो ये यौगिक ना प्लस रहेगा ना माइनस, उदासीन रहेगा। तो यहां पे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो एक ही प्लस बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 2 है। तो देखिए इस तरह से H2SO4 टूटता है। ठीक है, आप मेरे साथ इनको जरूर बनाइए पहले रफ में, उसके बाद जब भी आप इनको रिवीजन दीजिएगा फेयर में आप कीजिए, और जब भी आप रिवीजन दीजिएगा तो इसी तरह से आप रफ में इनको करते हुए आगे बढ़िए। यकीन मानिए कि इनको सिर्फ पढ़ने से देखने से काम नहीं बनेगा, आप इनको जितना अपने पेन को लेकर कॉपी में इनको करते रहिएगा उतना आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठेगा।
ठीक है, हमने इनको देखिए तोड़ लिया है, तोड़ के क्या कर लिया है, आयन में अलग अलग कर लिया है। अब हमने क्या सीखा था, इसका जो प्लस वाला आयन है वो इसके माइनस वाले आयन के साथ मिलता है, लेकिन परेशानी ये है कि यहां पे एक प्लस है, यहां पे दो माइनस है, तो इसका मतलब एक प्लस दो माइनस को नहीं काट सकता, तो इसलिए मुझे दो प्लस चाहिए। दो प्लस मैं कैसे बनाऊं, मैं यहां पे दो बैठा देता हूं, दो Na प्लस अब SO4 के दो माइनस को काट सकता है, लेकिन मैंने यहां पे दो बैठाया है, इसका मतलब जरूर दो सोडियम के जो आयन है वो इसी में से तो निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे दो सोडियम के आयन तभी मिल सकते हैं जब ये यौगिक, इस यौगिक में भी दो सोडियम के आयन हमें मिले। तो इस यौगिक में दो सोडियम के आयन तभी मिलेंगे जब इसको मैं दो बार बैठा दूंगा यहां पर, तो यहां पे दो सोडियम के आयन मिल जाएंगे। अब जैसे ही मैंने यहां पे दो बैठा के इसको कर लिया, तो यहां पर सिर्फ सोडियम दो नहीं हुआ है, OH भी तो दुगना हो गया है, तो OH को दुगना करना पड़ेगा, तो OH के आयन भी दुगने हो गए। अब आसान काम है, ये देखिए, हमेशा याद रखिए प्लस से हमारा एरो ऐसे निकल के मैं दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो प्लस वाला आयन है उसको हमेशा यौगिक में पहले लिखा जा रहा है। तो ये जो है सोडियम का आयन, ये सल्फेट के आयन के साथ जुड़ गया और मुझे मिला सोडियम सल्फेट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे सोडियम सल्फेट में दो सोडियम रहते हैं, लेकिन सल्फेट तो एक ही बार रहता है, तो अगर दो सोडियम रहेंगे तो सिर्फ सोडियम को दुगना दिखाने के लिए मुझे यहां पे दो बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने गलती से भी ऐसे लिख दिया तो वो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि Na प्लस है, SO42 माइनस है, ये दोनों कभी इकट्ठा नहीं मिल सकते हैं। ये दोनों तभी मिल सकते हैं जब दो बार सोडियम आए, दो बार सोडियम आएगा तो ये प्लस दुगना हो जाएगा। इसका मतलब सोडियम सल्फेट तो हमें ऐसे ही दिखेगा और किसी तरह से नहीं, उसका सूत्र यही होगा। अब सोडियम सल्फेट हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, ये देखिए प्लस आयन से माइनस आयन तक मैं एरो दिखा रहा हूं, तो ये जो H प्लस है ये OH माइनस के साथ जुड़ता है। अब याद कीजिए मैंने कहा था H प्लस OH माइनस जुड़ गया तो क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस जुड़ गया तो जल बनेगा। तो ये बताइए दो OH और दो OH माइनस जुड़ गए तो क्या बनेगा, दो जल बनेंगे। तो इसका मतलब यहां पे हमें ये हो गया हमारा पूरा समीकरण। ठीक है, ये देखिए ये यहां पे पूरा समीकरण संतुलित है। ठीक है, आप गिन के देखिए आपको समीकरण संतुलित मिलेगा। तो देख लेते हैं, देखिए अब यहां पर NaOH को H2SO4 के साथ हम लोग यहां पे प्रतिक्रिया करा रहे हैं, ये दोनों क्रियाकारक हैं, और इन क्रियाकारकों को दूसरी विधि का पहला लाइन हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले तो क्रियाकारकों को आयनों में बांट देना है, आयनों में विभक्त करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na प्लस OH माइनस में बढ़ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब 2H प्लस SO42 माइनस में बढ़ गया। अब ये जो प्लस है ये इस माइनस के साथ जुड़ना चाहेगा, लेकिन यहां पे तो दो माइनस है, यहां पे एक प्लस है, तो इनको संभाले कैसे, तो दो माइनस को काटने के लिए मुझे दो प्लस की जरूरत पड़ती है, तो सोडियम का आयन तभी इसके साथ मिलेगा जब वो दो संख्या में होगा। तो जब सोडियम का आयन दो संख्या में मिला है तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जरूर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दो होने चाहिए, तभी तो यहां पे दो सोडियम के आयन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक Na प्लस और एक OH माइनस बनाता है, तो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो दो Na प्लस बनाएगा, और दो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो OH माइनस भी बनाएगा, देखिए इधर। ठीक है, अब इनको मिलाइए, ये इसके साथ मिलेगा, ये देखिए मिल गया। ठीक है, तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बना। सोडियम सल्फेट कैसा दिखता है, सॉरी, सोडियम सल्फेट कैसा दिखता है, Na2SO4। और अब इधर ये जो H, ये जो प्लस है ये इसके साथ मिलेगा,
मैंने आपको सिखाया है एक बार H प्लस और एक बार OH माइनस मिलेंगे तो एक जल का अणु बनेगा, दो OH प्लस और दो OH माइनस मिलेंगे तो दो जल के अणु बनेंगे। तो ये हमारा सोडियम सल्फेट और ये हमारे दो जल के अणु। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले समीकरण में। अगला समीकरण बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मिल रहा था उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिलेगा। अब मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही समीकरण मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 ये दोनों एक ही तरह के समीकरण है, एक ही समीकरण है, आप देखिएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सोडियम है और पोटेशियम है ये एक ही ग्रुप वाले हैं, एक ही श्रेणी के हैं। कहाँ के एक ही श्रेणी के? आवर्त सारणी के। आप याद कीजिए ऊपर से नीचे आप जब आवर्त सारणी को देखेंगे तो सोडियम के नीचे ही आपको पोटेशियम भी मिलेगा। तो जितने भी एक ही श्रेणी वाले परमाणु हैं इन सब के रासायनिक गुण भी बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिल जाते हैं और यही कारण है कि इनके समीकरण भी एक दूसरे की तरह बिल्कुल होते हैं। आप याद कीजिए सोडियम के ऊपर कौन था? लिथियम था। सोडियम के नीचे कौन था? पोटेशियम था। तो ये तीनों एक ही तरह के समीकरण दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए देखिए पोटेश जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ मिलाया था, अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ मिलेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कैसा आयन तैयार करता है? K+। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कैसा आयन तैयार करता है? OH-। इधर SO4 2- ऐसे टूट जाएगा और इधर 2H+ ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन एक प्लस बनाता है। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलेगा लेकिन यहां पे तो दो माइनस है, यहां पे एक ही प्लस है, तो दो माइनस को संभालने के लिए मुझे दो प्लस की जरूरत है और दो प्लस तभी हो सकते हैं जब पोटेशियम आयन खुद दुगने हो जाए। और पोटेशियम आयन दुगना तभी होगा जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दुगना होगा। क्यों? क्योंकि एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो एक ही पोटेशियम का आयन निकलेगा। तो दो पोटेशियम का आयन तभी निकलेगा जब दो बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहे और दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहे तो हमें दो हाइड्रोक्साइड के भी आयन मिलेंगे। अब आप मिला दीजिए, ये देखिए सोडियम सल्फेट की तरह ये भी बिल्कुल वही दिखता है, बस के लगाया है। ठीक है, बस के लगाया है, सॉरी। ठीक है, और ये देखिए ये हमने क्या सीखा था? एक बार H+ एक बार OH- मतलब जल, दो बार H+ दो बार OH- मतलब दो जल। ठीक है, और एक बार ट्राई करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं। देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्यों? एक ही ग्रुप वाले हैं सब और बिल्कुल एक ही तरह से समीकरण बनाएंगे और यही आवर्त सारणी की सबसे बड़ी सुविधा है कि हमें हर समीकरण याद नहीं रखना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको? अब देखिए ये लिथियम एक प्लस बनाएगा, हाइड्रोक्साइड एक माइनस बनाएगा, SO4 2-2H+। ठीक है, एक प्लस दो माइनस नहीं हो सकता है, मतलब इसको दुगना करना पड़ेगा। ये दुगना तभी होगा जब यहां पे दो होगा, यहां पे दो होना चाहिए तो मतलब यहां पे भी दो होना चाहिए। अब क्या हो गया? लिथियम सल्फेट। ठीक है, और चलो वो भी दो बार। ठीक है, तो देखिए आपको कितने सारे समीकरण मिल गए, लेकिन आपको याद यहाँ पे करना नहीं पड़ रहा है। याद आपको सिर्फ आवर्त सारणी को रखना है, याद आपको सिर्फ वो चार्ट रखना है जिसमें मैंने आपको आयन दिखाए थे। ठीक है, और बाकी का काम आपका आसान बनता जाता है। तो आइए देख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी K+, हाइड्रोक्साइड यानी OH-। इधर दो H+ और SO4 2-। ये इसके साथ तभी मिलेगा
जब इसके 2 माइनस को काटने के लिए इसके पास 2 प्लस होंगे। वो तभी होगा जब 2 बार पोटेशियम के आयन मिलेंगे। 2 बार पोटेशियम के आयन तभी मिलेंगे जब 2 बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा। ठीक है, तो एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ही पोटेशियम का आयन बनाएगा, तो 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 पोटेशियम के आयन बनाएंगे, और 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड के आयन भी तो बनाएंगे। तो अब इसके साथ इसको मिला दीजिए और इसके साथ इसको मिला दीजिए, फिर हमारा वही काम पुराना, पोटेशियम सल्फेट और उसके साथ 2 बार जल मिल गया। ठीक है, तो आशा करता हूं यह आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला समीकरण है FeS प्लस H2SO4। ठीक है, अगला समीकरण हमारा ये है। ये क्या है? Fe मतलब होता है लोहा यानी आयरन। ठीक है, और S2 माइनस, याद कीजिए आपको आवर्त सारणी से S2 माइनस के आयन को दिखाना है। तो ये क्या कहते हैं इसको ये सल्फर का आयन है, तो ऊपर माइनस है, तो हम लोग इसको किस नाम से बुलाएंगे? हम लोग इसको सल्फाइड बुलाएंगे, है ना, क्योंकि माइनस वाले आयनों में ये जो आइड होता है ये आइड लगता रहता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फेरस सल्फाइड। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ये जो लोहा है ना, ये 2 तरीके के आयन बनाता है। ये क्या था? ये था फेरस, और ये क्या था? ये था फेरिक। अब यहां पे देखिए, यहां पे फेरस सल्फाइड क्यों हुआ है? क्योंकि ये टूट रहा है तो सल्फाइड बन रहा है, तो ये इससे अलग हुआ 2 माइनस के साथ, तो ये जब अलग होगा जरूर उसके ऊपर क्या रहेगा? 2 प्लस रहेगा, और 2 प्लस मतलब क्या होता है? फेरस, इसीलिए तो इसको फेरस सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फाइड। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ने पे हमें पता है क्या होगा, पिछले समीकरण में मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो ये होगा। अब यहां पर क्या करना है? इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलाना है, और आसान क्या है? यहां पे आसान ये है कि यहां पे 2 माइनस है और उस 2 माइनस को काटने के लिए यहां पे 2 प्लस है, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मिल जाएगा। जब प्लस और माइनस दोनों एक ही संख्या है, दोनों आपस में काट दे रहे हैं एक दूसरे को बिना कुछ किए, तो सीधा मिल जाएगा। और वो जो यौगिक बनेगा उसमें इसका नाम क्या है? फेरस। इसका नाम क्या है? सल्फेट। तो हमें क्या मिलेगा? फेरस सल्फेट। ठीक है, और इधर देखिए, ये हमेशा प्लस वाला आयन पहले, उसके बाद माइनस वाला। यहां पे कितने हाइड्रोजन के आयन है? 2। यहां पे कितने सल्फाइड के आयन है? 1। लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोजन के ऊपर एक एक प्लस मतलब 2 प्लस, यहां पे 1 सल्फाइड के ऊपर 2 माइनस, तो यहां पे भी कुल मिला के 2 प्लस, यहां पे 2 माइनस, तो पूरा कट जाएगा। और मुझे क्या करना है? पहले प्लस वाले आयन को लिखना है, तो ये जो प्लस वाला आयन है यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन है और एक ही बार सल्फर है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन, इसका आयन का नाम क्या था? सल्फाइड। हमें मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब अपने फेयर कॉपी में इनको बनाइएगा, इसके नीचे में इसका नाम, इसके नीचे में इसका नाम आप जरूर लिखिए। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप भूलते जाइएगा। और जितनी बार आप चर्चा में रखिएगा इसको, आपको याद रखने की, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको चर्चा में रखिए, आप बस इनके नीचे में नाम लिख के रखिए अपनी आंखों के सामने। जब आप रिवीजन करेगा तो ये नाम जब आते रहेंगे तो आपको अलग से यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ नहीं, ये समीकरण आपने लिखा, ऐसे आपने दिखा दिया अपने समझने के लिए, और इसके नीचे में आपको लिखना है फेरस सल्फेट।
ये फेरस सल्फेट क्यों है वो तो मैंने आपको सब सिखा ही दिया है। बस आपकी आंखों में एक बार पड़ गया, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिखें? हाइड्रोजन। इसका आयन का नाम क्या था? सल्फाइड। बस आपको बस इतनी मेहनत करनी है। और आप देखिएगा, इस तरह से आप नोट बना के रखिएगा तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। नामों को बहुत लोग अलग से नाम याद करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो याद करने की चीज़ नहीं है। याद करने की चीज़ क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल हमें देते हैं फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, फेरस सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऐसे टूट गया, फेरस का आयन मिला, ये ऐसे टूट के सल्फाइड का आयन निकला। ये दो हाइड्रोजन के आयन निकले और ये सल्फेट का आयन निकला। यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, हमें चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मिला दिया। यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन का आयन है तो 2 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, हमने इसको मिला दिया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फेरस सल्फेट और इसको कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। बस आयन का नाम लिखना है, एक के बाद एक यौगिक का नाम आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले समीकरण की तरफ। अब हमारा अगला जो समीकरण है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी में, तो कैल्शियम हमारा है दूसरे ग्रुप में, यानी उसके बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान रहेगा, ना कि बाहर से 6 लाना, ठीक है? ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? आप लोग पिछला समीकरण संतुलन का जो क्लास था रासायनिक गणना का, वो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कैल्शियम 2 प्लस ही बनाएगा, ठीक है? अब यहां पे OH भी है, OH भी है, और उसका आयन कैसा बनता है? OH माइनस। लेकिन आप ये बताइए कि यहां पे एक OH है क्या? नहीं, यहां पे तो 2 OH है, तो यहां पे इसलिए मुझे 2 OH के आयन मिल रहे हैं। तो आप देखिए, यहां पर 2 प्लस को काटने के लिए हमारे पास 2 माइनस है, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूट रहा है? ऐसे टूट रहा है। अब यहां पे बहुत जरूरी बात है एक समझना, ये जो 2 OH माइनस टूटा और इससे अलग हुआ, इससे अब एक ऑक्साइड, देखिए यहां पे 2 OH माइनस है, अगर मैं इसमें कितने आयन बैठे हुए हैं मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलिएगा कि यहां पे तो 2 ऑक्सीजन के आयन हैं और 2 हाइड्रोजन के आयन हैं, है ना? आपको दिख रहा होगा कि यहां पे 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के आयन हैं। तो इस 2 OH में से 2 ऑक्सीजन के जो आयन हैं, उनमें से एक उनमें से एक निकल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। अब एक ऑक्सीजन का आयन, उसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं, और ऑक्सीजन के आयन के ऊपर रहता है -2। तो इसका मतलब यहां से एक ऑक्साइड का आयन निकलेगा। एक ऑक्साइड का आयन अगर निकल गया तो बचा रहेगा एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है? क्या बचा रहेगा? याद रखिए, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन का आयन निकल के किसके पास चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड के पास चला गया। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास जैसे ही एक ऑक्सीजन का आयन गया,
पहले से यहां पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु थे, एक और ऑक्साइड का आयन आया, तो 3 ऑक्सीजन के यहां पे हमें 3 ऑक्सीजन दिखने लगे। लेकिन ये जो ऑक्साइड बाहर से आया था, इसके ऊपर तो 2 माइनस था, तो हमें यहां पर एक कार्बोनेट आयन मिलेगा। मैंने आपको जो चार्ट दिया था उसमें कार्बोनेट आयन भी था, आप याद करके देखिए, तो कार्बोनेट आयन भी मिलेगा। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये जो कार्बोनेट आयन मिला, ये कैल्शियम के साथ जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें से एक ऑक्साइड का आयन बाहर निकल के चला गया, इसमें से एक ऑक्साइड का आयन बाहर निकल के गया, तो कितने माइनस बाहर चले गए? 2 माइनस बाहर चले गए। आप मुझे बताइए 2 OH में कितने माइनस है? एक OH में सिर्फ एक ही माइनस है, तो 2 OH में 2 माइनस होने चाहिए, और वो सारे के सारे 2 माइनस ऑक्साइड के साथ निकल के कार्बन डाइऑक्साइड में मिलकर चले गए। तो पीछे पड़ा क्या रह गया था? मैंने आपसे कहा था पीछे पड़ा रह गया है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हमारा समीकरण कैसा बनेगा? हमारा समीकरण बनेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट है, ये कैल्शियम है, सीधा सीधा नाम लिख दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का एक अणु। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस तरह से ये होगा। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा? Ca2 प्लस और OH माइनस, लेकिन कितने OH माइनस? 2 OH माइनस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 OH माइनस है, इसमें 2 माइनस है। क्यों? क्योंकि एक OH में एक माइनस रहता है, तो 2 OH हो गया, तो कुल मिला के यहां पे 2 माइनस होंगे। और ये दोनों के दोनों माइनस ऑक्साइड के आयन के ऊपर बैठकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं, और जैसे ही ये होगा तो यहां पे ऑक्सीजन फिर से यहां पे 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके CO3 बनेगा, और ऊपर का जो 2 माइनस है वो भी तो गया उसके साथ, तो एक कार्बोनेट का आयन मिल गया। ये 2 प्लस है इसके पास और इसके पास 2 माइनस है, तो आप आराम से इन दोनों को मिला दीजिए, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और इसमें से पूरे के पूरे 2 माइनस को निकालकर ऑक्साइड भाग गया था, तो पड़ा रहेगा H2O, तो हमारे पास ये पड़ा रह गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, हमारा अगला समीकरण है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो यौगिक आप पा रहे हैं उसके नीचे में आप उसका नाम जरूर लिखिए। यहां पर भी आप लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रक्रिया करने पर क्या होगा? बार बार ये प्रक्रिया करने पर आपके दिमाग में ये जो नाम है ये अजीब से नहीं लगेंगे, ये बैठ जाएंगे। अगर आपको पहले बहुत कठिन लगता था तो वो धीरे धीरे आसान हो जाएंगे, और पूरा का पूरा चीज आपको इस तरह से इतनी आसानी से हो जाएगा कि आपको अगली बार रिवीजन देते समय बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl अम्ल की प्रतिक्रिया करवाएंगे। अब देखिए, कैल्शियम Ca2 प्लस में टूटता है, और कार्बोनेट हमें पता है क्या होता है, CO3 2 माइनस में टूटता है। इधर HCl मतलब H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब ये प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ना चाहेगा, लेकिन यहां पे तो 2 प्लस है, यहां पे एक ही माइनस है, तो इसका मतलब मुझे जरूर इसको 2 माइनस बनाने के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। और 2 क्लोरीन तभी आएंगे जब ये पूरा का पूरा 2 बार लिया जाएगा, और ये पूरा का पूरा 2 बार अगर लिया जाए तो यहां पे एक H प्लस तो नहीं आ सकता, यहां पे तो 2 H प्लस होने चाहिए। अब देखिए, ये Ca2 प्लस इसके साथ मिल जाएगा, तो कैल्शियम
क्लोराइड बनाएगा, लेकिन क्लोरीन का जो आयन है वो कितने हैं, 2 है। इसलिए हमेशा कैल्शियम क्लोराइड Cl2 यहां पे आएगा। सिर्फ क्लोरीन 2 है, ठीक है, इसलिए क्लोरीन के आगे में ऐसे 2 बैठ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। ये देखिए, ये 2H प्लस कार्बोनेट के साथ जुड़ रहा है, तो आपको कुछ एक इस प्रकार का यौगिक दिखेगा, H2CO3। इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल। लेकिन परेशानी यह है कि ये कार्बोनिक अम्ल बहुत जल्दी, बहुत आसानी से टूट जाता है। और ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा कुछ इस तरह से, ये जो कार्बोनेट है ना, ये कार्बोनेट इसमें से फिर से एक ऑक्सीजन वापस इसके पास चला जाएगा। पिछली बार यहां से यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड में गया था, ठीक उसी तरह से ये वापस जा रहा है। कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन निकल गया तो वो क्या पड़ा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा रहेगा। और वो जो ऑक्सीजन निकल गया मतलब पीछे रह गया, छूट गया, वो किसके पास रहेगा, हाइड्रोजन के पास रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जब आप इन दोनों को मिलाइएगा तो ये मत लिख दीजिएगा, ये बनता है लेकिन बहुत छोटे समय के लिए बनता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। ये बीच में बनेगा लेकिन फिर वो रहेगा नहीं, ये टूट जाएगा। ये टूटेगा कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा, जल में टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से टूट के HCl के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रतिक्रिया को। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये यहाँ पे गलती से ये O छोटा हो गया है, ये O कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे तो टाइपिंग एरर हो गया है, लेकिन ये O कैपिटल है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ HCl। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट में Ca2 प्लस है ना, और ये कार्बोनेट निकल गया आपका CO3 2 माइनस। आगे HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। अब हमने कहा था कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलना चाहता है, लेकिन इसके पास 2 प्लस है, तो इसके माइनस को मिलने के लिए यहां पे 2 माइनस चाहिए। कैसे हो सकता है, Cl को ही दुगना कर दे। ये 2 बार Cl क्यों निकलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 बार Cl निकलना है तो फिर मुझे इसको भी दुगना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 HCl होंगे, और 2 HCl होंगे तो 1 H प्लस तो नहीं हो सकता, 2 H प्लस होंगे। अब आप मिलाइए Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ ये भी मिलेगा। लेकिन ये H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकता है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, उसके साथ आएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि H2CO3 टूट गया है इन दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये समीकरण देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला समीकरण है वो देखते हैं। तो अगला समीकरण है NH4Cl प्लस CaO, एमोनियम क्लोराइड। आपको नाम याद करने के लिए कहा था मैंने, आशा करता हूं आपने कर लिया होगा उस चार्ट से। ये एमोनियम है, ये क्लोराइड है। आपको आसानी से यौगिक का नाम याद हो जाना चाहिए, मतलब आ जाना चाहिए। यौगिक का नाम याद नहीं रखना है आपको, आयनों के नाम याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड, तो एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया। तो ये टूटेगा तो एमोनियम क्लोराइड टूटेगा तो एमोनियम आयन निकलेगा, क्लोराइड आयन निकलेगा। देखिए, यही तो सबसे मतलब मजेदार बात है कि आप नाम से ही आयन का पता बता सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम का आयन निकलेगा, ऑक्साइड का आयन निकलेगा, है ना। तो कितना आसान है। अब देखिए, यहां पर भी एक बात और होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां पे देखिए, ये प्लस अब इसके माइनस के साथ जुड़ना चाहेगा, लेकिन परेशानी आ गई,
इसके पास तो एक प्लस है, इसके पास तो एक प्लस है और इसके पास तो दो माइनस है। तो इसका मतलब जरूर दो माइनस को काटने के लिए दो प्लस की जरूरत है, और दो प्लस की जरूरत है तो जरूर यहाँ पे ये तो दो होना चाहिए, और ये दो है तो जरूर ये भी दुगना होना चाहिए, तभी तो ये दो बार आएगा। और ये अगर दुगना है तो क्लोरीन भी तो अकेला नहीं रह सकता, क्लोरीन भी दुगना आएगा। तो अब देखिए आसान हो गया काम। इसके पास कुल मिला के दो प्लस आ गए, इसके पास दो माइनस आ गए, इसके पास दो प्लस है, इसके पास भी दो माइनस है। ठीक है, अब यहां पे फिर से ध्यान दीजिए। ठीक है, ये और ये मिलाएं, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये तो आसान है, ये तो हमने थोड़ी देर पहले बनाया, ये और ये। ठीक है, कैल्शियम। और मैंने आपसे कहा था ना कि प्लस वाला आयन हमेशा पहले, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, प्लस वाला आयन मैं हमेशा पहले लिख रहा हूं, उसके बाद माइनस वाले आयन को लिख रहा हूं। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पर ये एमोनियम है और ये ऑक्साइड है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मेरे पास तो फिर एमोनियम ऑक्साइड बनना चाहिए। देखिए एमोनियम कितनी बार है, दो बार है, ऑक्साइड एक ही बार है, तो एमोनियम ऑक्साइड कुछ इस तरह से देखना चाहिए। और मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि रबर बैंड बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके बांध के उसके बाद उसको दिखाने में होता है। तो ये देखिए रबर बैंड लगा दिया मैंने, मतलब ब्रैकेट लगा दिया। क्यों, क्योंकि एक परमाणु तो है नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पे NH4 एक से ज्यादा है, तो उसको मैंने बांध दिया और फिर बताया कि ये सारे के सारे दो बार हैं। तो ये सारे के सारे दो बार हैं और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब परेशानी यह है कि जैसे कि मैंने बताया था, कार्बोनिक अम्ल ज्यादा देर तक रहता नहीं है, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, इसको, हाँ, तो वो टूट जाता है। ठीक उसी तरह से ये भी, यानी अमोनियम ऑक्साइड भी स्थायी नहीं है, ये भी टूट जाता है। और ये टूटेगा तो हमें मिलेगा एमोनिया और जल। ठीक है, एमोनिया और जल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एमोनिया और जल निकलना चाहिए, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, एमोनिया और जल निकलना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कितनी बार एमोनियम है, दो बार, तो इसका मतलब दो बार एमोनियम है, तो इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये भी तो दो बार है, तो इसका मतलब जरूर ये जो एमोनिया है, ये इसमें नाइट्रोजन अकेला नहीं रह सकता, तो इसमें इसलिए हमें दो एमोनिया दिखाना पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए तो गिन कि कुल मिला के सारे परमाणु सही है या नहीं। दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं, दो नाइट्रोजन हो गए, और कुल मिला के कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। देखिए NH4 और बाहर दो, यानी एक बार NH4 में 4 हाइड्रोजन, और उसी का दुगना कर दिया मैंने तो 8 हाइड्रोजन। तो देखिए अब यहां पर ये एमोनिया में कितने हाइड्रोजन है, एमोनिया में, एक एमोनिया में हमारे पास है 3 हाइड्रोजन, तो दो बार एमोनिया कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, यहाँ पे सामने में दो लिखा है, ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे भी दो लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी सामने में दो तभी आता है जब कोई और परमाणु उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और जिसकी संख्या इसके बराबर की नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए तो वो गलत लिखा था मैंने, यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं चाहिए था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप इतना समझिए कि इसमें NH4 दो बार है, तो मतलब हाइड्रोजन 8 बार है, और हाइड्रोजन 8 बार है, और यहाँ पे एमोनिया में NH3 3 बार है, दुगना कर दिया तो हाइड्रोजन 6 बार है। तो इधर देखिए 6 बार, और जल के अंदर दो हाइड्रोजन, मतलब 8 हो गए, और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो एमोनियम ऑक्साइड है ये NH3 और जल में टूट जाएगा। अब देखिए काम आसान है, हमें मिला क्या, देखिए CaCl2, CaCl2 मिला, और क्या मिला, और ये तो दोनों मिलेंगे, लेकिन ये दोनों एक साथ मिलके ऐसे रहेंगे क्या, ऐसे नहीं रहेंगे, ये टूट जाएंगे, और टूट के क्या बनाएंगे, दो एमोनिया बनाएंगे और एक जल बनाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो समीकरण है आपका संतुलित समीकरण है, एकदम संतुलन में है, आपको इधर उधर गिनना नहीं पड़ रहा है। तो दूसरी विधि में यही आपकी सुविधा है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा था कि आपको दोनों विधियों को
मिला जुला कर अपना काम निकालना है, ठीक है? ऐसा मत समझिए कि हम लोग सिर्फ यही वाली विधि लगाएंगे या तो फिर पुरानी वाली ही विधि लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों ही विधियों को बराबर मात्रा में ध्यान देकर सीखना है, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो समीकरण है NH4Cl वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कैसे था, NH4 यानी अमोनियम, ये है हमारा क्लोराइड, ठीक है? कैल्शियम कैसे आएगा, कैल्शियम का आयन, ऑक्साइड का आयन, ये और ये तभी मिल पाएंगे जब दो माइनस को काटने के लिए दो प्लस चाहिए। तो दो प्लस कब आएंगे, जब दो अमोनिया होंगे, एमोनियम होंगे, सॉरी अमोनिया नहीं, एमोनियम कहते हैं इसको। ये आयन एमोनियम है, NH4 प्लस एमोनियम। मैं हमेशा आपको इतनी बार इसलिए बताता हूं ताकि साइंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये एमोनिया है NH3, ये एमोनिया है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये एमोनियम है, एमोनियम, ये अमोनिया है, ठीक है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो ये एमोनियम के आयन है और ये दो बार तभी निकलेंगे जब यहां पर एमोनियम क्लोराइड दुगना होगा, और एमोनियम क्लोराइड दुगना होगा तो इसका मतलब यहां पे क्लोरीन के भी आयन दुगने होंगे। मैंने आपको क्या समझाया, ये और ये मिल सकते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगा, ये और ये मिलेंगे और वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। तो आइए देखते हैं हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। और क्या मिलेगा हमें, मैंने आपसे कहा था कि ये बनेगा लेकिन मिलेगा नहीं, ये टूट जाएगा। टूटेगा कैसे, दो एमोनिया और जल में टूटेगा, ठीक है? तो इतना आपके समझ में आ गया है। तो हम लोग अब हमारे आखिरी समीकरण जो कि है एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको देखेंगे। एमोनियम कैसे टूटा, ऐसे टूटा, अभी तो देखा हमने ऊपर, और ये क्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी हम लोग तोड़ चुके हैं, हाइड्रोक्साइड OH माइनस बनाता है लेकिन कितनी बार है OH, दो बार है। तो ये हो गए हमारे जो क्रिया कारक है, इनको हमने तोड़ दिया आयनों में। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये यहां पे कितने माइनस हैं, एक OH के ऊपर एक माइनस रहता है, तो दो बार OH है, तो हमें क्या मिला, दो माइनस मिला। इधर एक ही तो प्लस है, तो इधर दो माइनस को काटने के लिए मुझे एक प्लस से काम बनेगा मेरा, नहीं बनेगा। तो जरूर यहां पर मुझे दो प्लस चाहिए, तो दो एमोनियम की जरूरत पड़ेगी। दो एमोनियम तभी मिलेंगे जब दो एमोनियम क्लोराइड टूटेगा, और दो एमोनियम क्लोराइड टूटेगा तो दो क्लोरीन भी तो निकलेंगे, और इस तरह से फिर से हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। और इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये जो यौगिक बना, ये है दो NH प्लस और दो OH माइनस, NH4 प्लस OH माइनस सीधा सीधा जुड़ जाता है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, और हमें मिलता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन फिर से एमोनियम ऑक्साइड की तरह ये भी स्थायी नहीं रह पाता, और ये भी एमोनियम का आयन से बना है, तो अगर स्थायी नहीं रहेगा तो एमोनिया ही निकल के आएगा, और एमोनिया अलग हो जाएगा तो पीछे पड़ा रहेगा पानी, H2O। तो आप मुझे बताइए, दो एमोनियम क्या आयन, दो हाइड्रोक्साइड का आयन कितने एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, दो एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो दो एमोनियम एक एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एमोनिया एक पानी का अणु निकालता है, तो दो एमोनियम हाइड्रोक्साइड दो एमोनिया और दो पानी के अणु निकालेगा। तो यहां पर हमें क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड तो मिला, साथ ही साथ दो एमोनिया और दो पानी के अणु
भी मिल गए। तो इस तरह से हमारा समीकरण यहाँ पे होगा। देखिए अमोनियम क्लोराइड, इसको तोड़ दीजिए, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, इधर आइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़ दीजिए, कैल्शियम का आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन, लेकिन 2 बार। ठीक है, अब 2 बार हाइड्रोक्साइड का आयन मतलब कुल मिला के 2 माइनस, एक ही अमोनियम का आयन है तो एक ही प्लस, तो 2 माइनस को काटने के लिए मुझे 2 प्लस की जरूरत पड़ेगी। और 2 अमोनियम के आयन तभी निकलेंगे जब NH4Cl 2 बार होंगे, और NH4Cl 2 बार होंगे तो हमें क्लोराइड भी तो 2 बार मिलेंगे। और इस तरह से अब हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो NH4OH बनेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो टूट के क्या हो जाएगा, NH3 प्लस H2O, CaCl2, ये तो बन के आराम से हमें दिख जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और हमें मिलेगा 2 एमोनिया और 2 जल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो दूसरी विधि है समीकरण संतुलन की, उसमें मैंने जितने उदाहरण आपको दिखाए हैं और जैसे आपको समझाया है, आप इन्हीं उदाहरणों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सोच को यही रखिएगा। ठीक है, सोच इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप याद करने जाइएगा, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट इसमें से निकल जाएगा, आप कभी इसको सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, जो याद करने वाली बातें हैं मैंने आपको क्लास के दौरान बताई है कि आप इसको याद रखिए। ठीक है, बाकी का आपकी समझ और आपको जो मैंने सिखाया है उसको आप ध्यान से सीखिए, आप देखिएगा ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले भाग, मतलब इसी भाग में जो हम लोगों को सीखना था वो था मोल की अवधारणा, इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए मोल क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मोल असल में एक परिमाप है। ठीक है, परिमाप मतलब हम लोग कोई चीज की माप, किसी चीज का माप हम लोग इससे ले रहे हैं, मोल से ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक छोटे छोटे उदाहरण से देखते हैं। हम लोग डजन की बात करते हैं ना, एक डजन मतलब होता है कोई भी चीज का 12। ठीक है, एक डजन केला यानी 12 केला हो गया, एक डजन केला 12 केला। ठीक है, अब हम लोगों को ऐसे ही बोलना है तो हम लोग बोलेंगे कि आधे डजन ऐसे आदमी आ गए, मतलब हम लोग ऐसे अपने बोलचाल में अगर बोल देते हैं कि आधे डजन आदमी आ गए, तो आप लोग बोलेंगे कि 6 आदमियों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ठीक जैसे कि डजन आपको कुछ संख्या आपके दिमाग में लाती है, उसी तरह से जैसे इंग्लिश में एक होता है स्कोर, स्कोर, 1 स्कोर मतलब ये 40, 40, 1 स्कोर मतलब 40 होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो आप, हम लोग डजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आप उससे ही समझिए कि जो संख्या, मतलब मैं आपको डजन बोलूँगा तो आपके दिमाग में 12 आ जाता है। ठीक उसी तरह से मोल भी इसी तरह से है, और वो किसी चीज़ को मापने के लिए काम में आता है। अब किस चीज़ को मापने के लिए मोल काम में आता है? हर वो चीज जो बहुत ज्यादा संख्या में है, ऐसी चीजों को मापने के लिए हमें मोल की जरूरत पड़ती है। कैसे? जैसे कि देखिए हमें परमाणुओं की संख्या मापनी है, तो परमाणु तो बहुत छोटे हैं, होते हैं। तो परमाणु अगर मैं मान लूं कि मैंने 5 ग्राम मान लेते हैं लोहा, 5 ग्राम लोहे का टुकड़ा मैंने आपको दे दिया और आपसे कहा कि आप बताइए कि इसमें कितने सारे लोहे के परमाणु हैं, तो आप कैसे पता लगाइएगा? आपको मोल की अवधारणा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 ग्राम का एक टुकड़ा आपके हाथ में आ गया है। अब इस टुकड़े के अंदर कई सारे परमाणु बैठे हुए हैं, कई सारे। आप सोचिए, एक परमाणु हमें आंखों से दिखता नहीं है, 5 ग्राम के टुकड़े में इतने सारे परमाणु आ गए हैं, और आपको पूछा जा रहा है कि कितने परमाणु इसके अंदर हैं, तो आप कैसे पता लगाइएगा? आपको मोल की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है,
तो आप उससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं अणुओं की बात करूं तो ये भी तो बहुत सारे हैं। मैं आपसे कहूं कि 10 लीटर पानी किसी टैंक में जमा हुआ है, 10 लीटर पानी, और आपसे मैं ये पूछ लूं कि बताइए इसमें पानी के कितने अणु हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये तो 10 लीटर के पानी में अणुओं की बात पूछी जा रही है, मतलब इतने छोटे जो हमें दिखते नहीं अणु, तो इतने सारे अणुओं को निकालना है आपको, तो उसके लिए मोल की धारणा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, हमें पता है, देखिए हमें पता है कि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाहर एक ही कक्षा होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लीजिए आपके पास है एक पानी का अणु, और आपको मैंने पूछा कि आप बताइए इस पानी के अणु में कितने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। आप सवाल ध्यान से सोचिए, सुनिए। मैंने आपसे पूछा इस पानी के अणु में कितने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप अगर धीरे धीरे इस सवाल को बनाइएगा तो आप इस तरह से कुछ उत्तर पे आइएगा कि देखिए मेरे पास तो एक हाइड्रोजन के अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है। इस हाइड्रोजन के अंदर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस हाइड्रोजन के अंदर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो कुल मिला के मेरे पास 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सवाल तो यही था ना कि इस अणु के अंदर आपको कितने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो मैंने आपको उत्तर इस तरह से दिया। लेकिन आपके लिए परेशानी कब हो जाएगी, जब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 10 लीटर के पानी में कितने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, तो परेशानी हो गई, क्योंकि 10 लीटर के पानी में तो हाइड्रोजन, सबसे पहले तो पानी के अणुओं की संख्या ही बहुत ज्यादा है। तो जितने भी अणुओं की संख्या है, देखिए 10 लीटर के पानी में जितने पानी के अणु हैं, हर पानी के अणु में 2-2 हाइड्रोजन है, और फिर 2 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर हाइड्रोजन के पास एक एक। तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या हो गई। तो ऐसे बड़े कणों को, छोटे छोटी चीजों को जब मापते हैं और वो उनकी जो बहुत बड़ी संख्या आती है, इनको मापने के लिए हमें मोल की मदद लेनी पड़ती है, मोल की अवधारणा की मदद लेनी पड़ती है। तो देखिए सूक्ष्म कण जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि की वृहद संख्या, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या को व्यक्त करने के लिए मोल की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे आइए। तो सवाल यह आता है कि मोल की अवधारणा तो हम लोग समझ गए कि इससे होता क्या है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो मोल है ये है क्या। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल बहुत सारे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैं मोल को संख्या में व्यक्त कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि आपको किसी चीज का एक मोल दिया गया है, तो आप आंख बंद करके कह पाइएगा कि आपको उस चीज को इतनी संख्या में दी गई है, 6.023 गुना 10 का पावर 23। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, आप कहेंगे कि मुझे इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक मोल, मान लीजिए ऑक्सीजन के आयन, एक मोल ऑक्साइड आयन देता हूं, तो आप कहेंगे कि मुझे इतने सारे ऑक्साइड के आयन मिल गए। ये संख्या आप ध्यान दीजिए, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। ये 6.023 गुना 10 का पावर 23 है। 10 का पावर 23 मतलब एक के पीछे 23 शून्य बैठे हुए हैं यहां पर।
ठीक है, और वो इसके साथ गुणा हुआ है, तो इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वो तो इतने सारे होंगे ही, ऑक्साइड के आयन वो तो इतने सारे होंगे ही। ठीक है, तो मतलब आज के बाद से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैंने 1 मोल किसी भी चीज का दे दिया है, आप आंख बंद करके कह पाइएगा कि आपको 6.023 गुना 10 का पावर 23 संख्या में वो चीज आपको मिली है। अगर मैंने आपको कहा कि आपको मैंने 1 मोल 1 रुपए के सिक्के दे दिए, आप कहेंगे कि आपके पास इतने सारे सिक्के हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 मोल को संख्या के साथ जोड़ने को मिलता है। ठीक है, आप 1 मोल को संख्या के साथ जोड़ सकते हैं, संख्या के साथ जोड़ तो सकते हैं, और उल्टा भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि आपको इतनी संख्या में मैंने कोई चीज दी, तो आप उल्टा आ सकते हैं, आप कहेंगे कि मुझे 1 मोल वस्तु मिली है, कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 इतनी संख्या में मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आप क्या कहेंगे? मुझे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिले हैं, आप ऐसा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल वाली संख्या का दुगना है, तो आप बोलेंगे मुझे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिले हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मोल है, इसको ना हम लोग इसको आयतन में भी दिखा सकते हैं। आयतन में, संख्या में तो दिखा ही जा सकता है, इसको आयतन में भी दिखाया जा सकता है। और आयतन में आपको जब भी बोला जाएगा कि आपको 1 मोल किसी भी वस्तु का दिया गया है, आप आंख बंद करके बोल पाइएगा कि आपको तो 22.4 लीटर उस वस्तु का मिला है। मैंने आपसे अगर कहा कि 1 मोल जल मैंने आपको दे दिया, तो आप आराम से कहिएगा कि मुझे तो 22.4 लीटर जल मिला है। ठीक है, तो फिर से देखिए, ये एरो दोनों तरफ है। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 22.4 लीटर दूध दिया, सॉरी दूध नहीं, कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने आपको 22.4 लीटर जल ही दिया, तो आप बोलेंगे मुझे 1 मोल जल मिला। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने 44.8 लीटर जल दिया, आप मुझे बोलेंगे कि मुझे तो 2 मोल जल मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहां से वापस इसमें आ रहा हूं, तो यहां से इसमें भी तो जा सकता हूं, है ना? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 22.4 लीटर जल मैंने आपको दिया, आप मुझे बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि मुझे तो इतने सारे जल के अणु दिए गए हैं। आप बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा आपको? कि ये जो 1 मोल है, ये संख्या के साथ, संख्या में भी व्यक्त किया जा सकता है, आयतन में भी व्यक्त किया जा सकता है। और आयतन में अगर 22.4 लीटर आपके पास है, आप बोलेंगे कि 1 मोल है। लेकिन ये 1 मोल इतनी संख्या भी तो है, तो आप 22.4 लीटर मतलब 1 मोल जल, और 1 मोल जल मतलब इतने सारे जल के अणु। ठीक है, तो यही कारण है कि मोल की धारणा में लोगों को बहुत परेशानी होती है ये समझने में कि कब संख्या में देना पड़ता है आंसर, कब आयतन में देना पड़ता है, कब मात्रा में देना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि सवालों को ठीक से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, सवालों को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, तो आप आराम से उत्तर तक पहुंच पाइएगा। तो सबसे पहले तो संख्या मैंने आपको बताई कि संख्या में इतना, आयतन में हमने देखा कि ये तो 22.4 लीटर है। अच्छा, आयतन 22.4 लीटर के को हम लोग घन सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं। तो सिर्फ लीटर में ही व्यक्त नहीं होता है आयतन, घन सेंटीमीटर में भी व्यक्त होता है। तो अगर मैंने आपको बोला कि
आपको मैंने 1 मोल जल दिया, तो आप बोलेंगे कि आपने तो मुझे 22,400 घन सेंटीमीटर जल दिया है। अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 1 मोल ऑक्सीजन गैस दिया, तो आप बोलेंगे कि मुझे तो 22,400 घन सेंटीमीटर का ऑक्सीजन गैस मिला है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको 22.4 लीटर का ऑक्सीजन मिला है। तो दोनों ही ये इसका रूपांतरण है, ठीक है, लीटर का घन सेंटीमीटर में। तो जाहिर सी बात है इसका ये आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया संख्या, ये संख्या की बात हो गई कि मोल को कैसे संख्या में व्यक्त करते हैं। ये हो गया आयतन, मोल को कैसे आयतन में व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि मोल को कैसे मात्रा में व्यक्त करते हैं, मात्रा में, ठीक है। और अब हम लोग एक बार परमाणु के लिए देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, यहां पे ध्यान मत दीजिए, परमाणु के लिए देखेंगे। जब परमाणु की बात हो रही है तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु दे दिए। आप ध्यान दीजिए मैंने यहां पे 2 नहीं लगाया, अगर मैं 2 लगाता तो वो अणु हो जाता। ये सिर्फ N लिखा है और मैंने आपको कहा कि मैंने आपको नाइट्रोजन के परमाणु दे दिए, और वो भी कितने, 1 मोल। और आपसे पूछ लिया कि बताइए इनकी मात्रा कितनी है। मात्रा की इकाई क्या है, ग्राम, ठीक है, सीजीएस इकाई की बात हो रही है। तो परमाणु में जब हम लोग देखेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन, तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका परमाणु भार जितना होगा ना उतना ही हमें मिला है। नाइट्रोजन का परमाणु भार है 14 ग्राम। तो आप बोलिएगा कि अगर नाइट्रोजन दिया है आपने तो हमें 14 ग्राम नाइट्रोजन मिला है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने आपको 1 मोल नाइट्रोजन दिया तो आपके पास कितना नाइट्रोजन, कितनी ग्राम नाइट्रोजन पहुंचा। आप बोलेंगे 14 ग्राम। क्यों, क्योंकि ये 14 जो है ये इसका क्या है, इसका परमाणु भार है 14 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 1 मोल ऑक्सीजन दिया, आप आंखें बंद करके कहिएगा कि मुझे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, ठीक है। तो ग्राम परमाणु भार क्या हो गया, 16 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 16 ग्राम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 1 मोल हाइड्रोजन दिया, आप कहेंगे मुझे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ही मिला है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1 ग्राम। अब वापस मैंने आपसे कहा था कि ये सारे के सारे जो तीर निकल रहे हैं ना, ये दोनों तरफ जा सकते हैं। तो अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 1 मोल है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 22.4 लीटर नाइट्रोजन के परमाणु होने चाहिए। ठीक उसी तरह से 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 6.023 गुना 10 का पावर 23 इतने सारे नाइट्रोजन के परमाणु होने चाहिए, है ना, क्योंकि 1 मोल है ना। तो 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु दिए थे तो मतलब तो वही बैठता है। ठीक उसी तरह से 16 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर, या तो फिर 22,400 घन सेंटीमीटर। और 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.023 गुना 10 का पावर 23। आपको यह लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारा सब कुछ जुड़ रहा है 1 मोल के साथ, लेकिन आप घबराइए मत। आप पहले एक एक चीज को समझने पे ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए आसान करता जाऊंगा, ठीक है। तो जितना आपको ध्यान यहाँ पे देने की जरूरत है उतना तो देना ही पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये चीजें आप नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए ये परमाणु के लिए हो गया। अब मात्रा अणुओं की भी होगी। जैसे कि जो उदाहरण मैंने यहां पे लिए हैं वही उदाहरण मैं आपको लेके बताता हूं। अगर मैं इस बार बोलूं कि मैंने आपको 1 मोल नाइट्रोजन गैस दे दिया,
तो नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, मैंने परमाणु नहीं कहा है, नाइट्रोजन गैस, प्रकृति में नाइट्रोजन गैस हमेशा द्विपरमाण्विक रहता है, तो उसकी मात्रा कितनी होगी? 2 नाइट्रोजन है तो उसकी मात्रा 28 ग्राम होगी। तो अब देखिए यहां से पीछे जाइए, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस, 28 ग्राम, आप ध्यान दीजिए मैं गैस की बात कर रहा हूं, अणु की बात नहीं, परमाणु की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन होती है। देखिए आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन भी 22.4 लीटर था और 28 ग्राम नाइट्रोजन भी 22.4 लीटर हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 14 ग्राम परमाणुओं की बात हो रही थी, और परमाणु 14 ग्राम जब लेंगे तो उन परमाणुओं का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 घन सेंटीमीटर आएगा। यहां पे अणु की बात हो रही है और 28 ग्राम अणु वो कितना आयतन घेरेंगे? 22.4 लीटर या 22,400 घन सेंटीमीटर। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या, मैं अणुओं की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की अणुओं की संख्या कितनी है? 6.023 गुना 10 का पावर 23। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी परेशानी है तो वीडियो को पीछे लीजिए और फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और हमने देखा कि संख्या, आयतन 2 है 22.4 और 22,400 सीसी। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल यहाँ पे है। और हम लोग मात्रा की बात कर रहे थे, मात्रा की बात कर रहे थे, और मात्रा में हमने देखा कि परमाणुओं में कैसे होता है और अणुओं में कैसे होता है। परमाणुओं में जब देखेंगे तो परमाणु भार देखेंगे, बस परमाणु भार देखेंगे, और अणु में होगा तो अणु भार देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे, तो ये तो हो गया आयतन, ये तो हो गई मात्रा। अब जो लास्ट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ग्राम अणु, ग्राम परमाणु। ठीक है, तो ध्यान से सीखिए इस चीज को। ग्राम अणु, एक सेकंड, पहले ग्राम परमाणु से देखते हैं। ग्राम परमाणु, जब भी मैं ग्राम परमाणु की बात करूंगा, आप आंख बंद करके बोलिएगा कि यहां पे मोल की बात हो रही। ग्राम परमाणु यानी मोल, ग्राम अणु यानी मोल, लेकिन ग्राम परमाणु यानी मोल किनका? परमाणुओं का। ठीक है, भूल के भी अणुओं के बारे में नहीं सोचिएगा। ग्राम परमाणु लिखा हुआ है तो किसका मोल? परमाणुओं का मोल। अब ध्यान दीजिए, 1 ग्राम परमाणु, ध्यान दीजिए, ये एक के साथ ग्राम जुड़ा नहीं है, ग्राम जुड़ा हुआ है परमाणु के साथ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि ग्राम के साथ परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे बीच में एक हाइफन दिया है। तो 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल परमाणु। ठीक है, अगर मैं 2 ग्राम परमाणु बोलूं तो 2 मोल परमाणु। आपके बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। हम लोग
कह रहे थे कि 1 ग्राम परमाणु जैसे ही हम लोग बोलेंगे, हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए 1 मोल परमाणु। ये परमाणु किसी भी चीज का हो सकता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, किसी भी चीज का। आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए 1 ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु ये एक साथ है, एक के साथ ग्राम नहीं है। 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल परमाणु। ठीक है, 2 ग्राम परमाणु मतलब 2 मोल परमाणु। अब ये जो 1 मोल परमाणु है, इसकी मात्रा क्या है? 1 मोल परमाणु की मात्रा, मैंने मात्रा पूछी है। और परमाणु का 1 मोल अगर मात्रा में व्यक्त करेंगे, मात्रा यानी कितने ग्राम की है, तो आपको उसका परमाणु भार लिखना पड़ेगा। अब उदाहरण, 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु। हमेशा दिमाग में रखिए किस चीज की बात बोली जा रही है, ऑक्सीजन के परमाणु। और 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु का भार कितना है? 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु का भार है 16 ग्राम। और उसी 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु का आयतन कितना है? 22.4 लीटर या 22,400 सीसी। और इसी 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु मतलब कितने सारे ऑक्सीजन परमाणु? इतने सारे ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, आपके दिमाग में बात आ रही होगी धीरे धीरे। एक और उदाहरण मैं देता हूं। 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, मतलब क्या? 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु। मतलब क्या हुआ? मतलब मात्रा में दिखाएंगे तो मुझे नाइट्रोजन का परमाणु भार लिखना पड़ेगा 14 ग्राम। आयतन में दिखाएंगे तो 1 मोल मतलब 22.4 लीटर ही घेरेगा। किसी भी चीज का 1 मोल 22.4 लीटर या 22,400 घन सेंटीमीटर। और किसी भी चीज का 1 मोल कितनी संख्या में हमें वो चीज देती है? इतने सारे नाइट्रोजन के परमाणु हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोल की अवधारणा आयतन के साथ, संख्या के साथ, मात्रा के साथ जुड़ी हुई है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राम परमाणु। और अब ग्राम परमाणु समझ गए हैं तो ग्राम अणु भी आसानी से समझ जाएंगे। और आप ध्यान दीजिए, मैं ग्राम के बाद छोटा सा हाइफन दे रहा हूं समझाने के लिए कि ग्राम के साथ अणु है, ठीक है, और इसके साथ जो भी संख्या है उसके साथ नहीं। तो 1 ग्राम अणु मतलब 1 मोल अणु। ठीक है, ग्राम अणु, मोल अणु। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं यहां पे 12 ग्राम अणु करूं तो 12 मोल अणु मिलने चाहिए। ठीक है, ये तो एकदम सीधा सा हिसाब है। तो अब आगे, 1 ग्राम अणु एमोनिया। एमोनिया एक अणु है, इसलिए हम यहां पे अणुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम अमोनिया, 1 ग्राम अणु अमोनिया मतलब 1 मोल एमोनिया। ठीक है, 1 मोल एमोनिया मतलब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? अणु की बात हो रही है तो अणु भार निकालना पड़ेगा। और एमोनिया का अणु भार है नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन के लिए 14, एक ही नाइट्रोजन है
लेकिन कितने हाइड्रोजन है? तो इसका अणुभार है 17 ग्राम। ठीक है, अब आगे मात्रा हो गई। आयतन, 1 मोल एमोनिया, 1 ग्राम अणु एमोनिया का इसका मतलब आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर, या वही हमारा 22,400 सीसी। ध्यान दीजिए, तो अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूं कि 1 ग्राम अणु एमोनिया का आयतन कितना है, आप सीधा ये बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 ग्राम अणु अमोनिया की मात्रा कितनी है, तो आप सीधा यहां से निकाल सकते हैं, है ना? तो 1 मोल ने आपको जोड़ के रखा है मात्रा के साथ, आयतन के साथ और संख्या के साथ। 1 मोल अमोनिया कितने सारे अणु आपको देगा? अणु 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 की बात हो रही है, इतने सारे अणु आपको मिल जाएंगे। किसके? एमोनिया के अणु मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 मोल ये जुड़ा हुआ है संख्या के साथ। कितनी संख्या के साथ? 6.023 गुना 10 का पावर 3, इस संख्या के साथ ये जुड़ा हुआ है। और ये जो तीर है ये वापस इसमें भी आती है, मतलब इतनी संख्या मतलब 1 मोल भी होगी। और 1 मोल फिर से और भी जुड़ा हुआ है किसके साथ? आयतन के साथ। आयतन मतलब 22.4 लीटर या तो फिर 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये एरो फिर से वापस यहाँ पे भी आती है और यहाँ पे आ गई, मतलब वो यहाँ पे भी जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक के साथ एक कनेक्टेड है। तो 22.4 लीटर का कुछ भी मतलब 1 मोल, और 22.4 लीटर में हमेशा किसी भी चीज का इतनी ही संख्या में हमें परमाणु अणु जो भी है वो मिलते रहेंगे। जिसकी बात होगी हम उसकी बात करेंगे। हमें बोला जाएगा परमाणु तो इतने सारे परमाणु मिलेंगे, हमें बोला जाएगा अणु तो इतने सारे अणु मिलेंगे, और 22.4 लीटर में कितने होते हैं हमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है तो परमाणुओं की जब बात करेंगे तो हम लोग परमाणु भार को देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया है। मात्रा के साथ फिर से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब अणु की बात करेंगे तो हम लोग अणु भार को देखेंगे। याद कीजिए, मैंने परमाणु की बात की तो नाइट्रोजन को 14 ग्राम लिया था, और अणु की बात की तो नाइट्रोजन का 28 ग्राम लिया था। ये 14 ग्राम 1 मोल है, लेकिन नाइट्रोजन के परमाणु का, और ये 28 ग्राम भी 1 मोल है, लेकिन नाइट्रोजन के अणुओं का। ठीक है, इसीलिए आपको परेशानी होती है कि ये जो बीच में ये अंतर आ गया है ना, इसलिए आपके दिमाग में ये जो मैप है, ये जो मानचित्र है, इसका बैठना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो मात्रा हो गई। अब हम लोग ग्राम परमाणु ग्राम अणु की बात करते हैं। ग्राम परमाणु सीधा सीधा जुड़ा हुआ है परमाणु भार के साथ। ठीक है, तो एक, इसका कलर चेंज कर लें। हाँ, तो 1 ग्राम, मैंने आपको अच्छे से समझाया, परमाणु, ये मतलब 1 मोल परमाणु भी होता है, और उसको हम लोग मात्रा में व्यक्त करेंगे तो उसको हम लोग, क्योंकि परमाणु की बात हो रही है, तो परमाणु भार तक लेके जा सकते हैं। और उसको बोल सकते हैं कि अगर 1 ग्राम 1 ग्राम परमाणु किसका? 1 ग्राम परमाणु मान लीजिए ऑक्सीजन का, तो परमाणु की उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 1 ग्राम परमाणु का? 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, वही तो 1 मोल है, उसमें इतनी संख्या में ऑक्सीजन के परमाणु भी मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह से 1 ग्राम अणुभार। ठीक है, 1 ग्राम अणुभार, तो इसमें हम लोग 1 ग्राम अणु और उसका, ये ना थोड़ा सा आप इसको, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे होना चाहिए था, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप इसको स्लाइड को थोड़ा सा ठीक करके अपने नोट में लिखिएगा। यहाँ पे होना चाहिए था 1 ग्राम अणु, मतलब हम लोग उसको अक्सर
अणुभार में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भार यहाँ पे ऐसे नहीं, 1 ग्राम अणु मतलब वो 1 मोल अणु हो सकता है और उसका अणुभार में व्यक्त कर सकते हैं हम जब मात्रा में दिखाएंगे तो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भार की जरूरत नहीं, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु यानी वो परमाणु भार में दिखा सकते हैं या तो फिर मोल में दिखा सकते हैं, आयतन में दिखा सकते हैं, संख्या में दिखा सकते हैं, लेकिन परमाणु है तो कभी अणुभार में मत दिखाइएगा उसको। ठीक है, परमाणु सिर्फ परमाणु में ही जाइएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। और अणु है तो उसको परमाणु भार में मत दिखाइएगा। ठीक है, इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो मानचित्र है ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। हम लोग हमारे जो आगे के क्लास में मोल की अवधारणा के सवाल मैं इस क्लास में नहीं बनाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अगले क्लास में हम लोग हर चीज के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर सवाल बनाते हुए जाएंगे और फिर से मैं समझाऊंगा, तो देखिएगा आपके दिमाग में बिल्कुल सारी चीजें बैठती जा रही है। तो हमने कहा कि मोल की अवधारणा अगर संख्या में देखें तो 1 मोल किसी भी चीज के इतने सारे कण 6.023 गुना 10 का पावर 23 इतने सारे कण होते हैं। तो 1 मोल परमाणु की अगर बात करें तो इतने सारे 6.023 गुना 10 का पावर 23 परमाणु होते हैं। तो मोल की अवधारणा जब हम लोग संख्या में पूछा जा रहा है तो किसी भी चीज का 1 मोल इतने सारी संख्या। ठीक है, तो अगर परमाणु का 1 मोल तो इतने सारे परमाणु, अगर अणु का 1 मोल तो इतने सारे अणु, अगर आयन का 1 मोल तो इतने सारे आयन। ठीक है, तो आसान चीज है, लेकिन आपको वो पिछले वाले स्लाइड का जो मानचित्र है वो याद रहना चाहिए। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो मोल की अवधारणा आयतन में मैंने आपको यह समझा दिया है। देखिए, किसी भी चीज का आयतन लीजिए, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 सीसी का ऑक्सीजन होगा। 1 मोल जल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर या 22,400 सीसी का जल होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। आयतन की बात हो गई है, अब हम लोग मात्रा की बात करेंगे। मात्रा में 2 चीजों को देखना पड़ेगा, एक बार परमाणु की बात करेंगे मात्रा में, एक बार अणुओं की बात करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में परमाणु बोला जा रहा है कि अणु बोले जा रहे हैं। तो देखिए, 1 मोल परमाणु हम बोलेंगे परमाणु भार। परमाणु भार जैसे कि 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणु मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन। ये उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब आगे 1 मोल अणु की बात होगी तो हम लोग अणुभार को बताएंगे। ठीक है, जैसे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसका परमाणु भार 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है, इसमें कार्बन एक बार है 12, ऑक्सीजन 2 बार है और हर एक का 16। आप जोड़िए, आपको 44 अणुभार मिलेगा। ऐसे अणुभार निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो फिर से एक उदाहरण देखिए, H2O, ये पानी का अणु है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अणुभार परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितने सारे हाइड्रोजन हैं, 2। तो 2 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है ना इसके साथ, तो प्लस 16 हो गया कितना, 18। तो इसका मतलब ग्राम अणुभार, मतलब किसी भी वस्तु का अणुभार सिर्फ एक संख्या में दिखाएंगे। और अगर हम लोग ग्राम अणुभार की बात करें, तो उसी के पीछे में ग्राम बैठा देते हैं। तो इसीलिए जल का ग्राम अणुभार कितना है, 18 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार कितना है, 44 ग्राम। ठीक है, तो अणुभार इतना है। तो 1 मोल अमोनिया के अणु मतलब 17 ग्राम अमोनिया।
कैसे? अमोनिया मैंने आपको निकाल के बताया था कि उसका 17 ग्राम होता है। तो इस तरह से मोल की अवधारणा मात्रा में हमें इस प्रकार दिखाई देती है। अब आगे तो देखते हैं कि मोल की अवधारणा ग्राम परमाणु भार में, ठीक है? तो 1 मोल परमाणु मतलब क्या? 1 ग्राम परमाणु भार, मतलब हम निकालेंगे परमाणु भार। जैसे क्या? 1 ग्राम परमाणु क्लोरीन, परमाणु लिखा है तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल क्लोरीन के परमाणु, और 1 मोल क्लोरीन के परमाणु भार होते हैं 35.5। तो ग्राम परमाणु भार कितना हो गया? 35.5 ग्राम क्लोरीन, ठीक है? ठीक उसी तरह से 1 मोल अणु, यहाँ पे ग्राम परमाणु लिखा है लेकिन इसी के हेडिंग के नीचे में मैंने अणु कर दिया है। आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ग्राम परमाणु एवं ग्राम अणु कर लीजिएगा इस हेडिंग को, ठीक है? तो इस हेडिंग में आप ये सुधार कर लीजिएगा तो आपको नोट बनाने में आसानी होगी, ठीक है? तो 1 मोल अवधारणा, 1 मोल की अवधारणा ग्राम परमाणु एवं ग्राम अणु भार में। तो 1 मोल अणु 1 ग्राम अणुभार, वो हमें अणुभार से पता लगेगा। जैसे कि 1 ग्राम अणु क्लोरीन, यहां पे Cl2 होगा। ये भी बहुत बड़ी गलती है, ये परमाणु दिखा दिया था मैंने, इसको आप अणु के रूप में दिखाइए, ठीक है? तो 1 ग्राम अणु क्लोरीन के गैस या 1 ग्राम अणु क्लोरीन के अणु या अणु की बात हो रही है, तो 1 मोल क्लोरीन के अणु, और 1 मोल क्लोरीन के अणु मतलब 2 क्लोरीन के अणु। तो 1 क्लोरीन अगर 35.5 है तो 2 क्लोरीन के परमाणु है, 2 क्लोरीन के परमाणु है, तो हमें 71 मिलना चाहिए। और हमें 1 मोल अणु का कितनी मात्रा में, 1 ग्राम अणु क्लोरीन की मात्रा कितनी मिली? 71 ग्राम। तो आशा करता हूं आपके बात समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है लोगों को, ठीक है? 1 ग्राम परमाणु मान लीजिए सल्फर, ठीक है? तो सल्फर का परमाणु भार, मतलब 1 ग्राम परमाणु सल्फर की मात्रा अगर पूछी जाए तो आप इसका परमाणु भार लिखिएगा। परमाणु भार कितना है इसका? 32। तो मात्रा में ग्राम परमाणु भार कितना आया? 32 ग्राम, ठीक है? और अगर हम 1 ग्राम अणु सल्फर की बात करें तो उसका हमें ग्राम अणुभार निकालना पड़ेगा, और सल्फर के 1 अणु में 2 सल्फर है तो इसका मतलब 2 गुना 32 64 ग्राम, ठीक है? तो 1 ग्राम परमाणु सल्फर 32 ग्राम का होता है लेकिन 1 ग्राम अणु सल्फर 64 ग्राम का होता है। और मजेदार बात यह है कि ये भी 1 मोल सल्फर के अणु हैं और ये भी 1 मोल है, लेकिन अणु नहीं है, परमाणु है सल्फर के। तो यहां पे हमारा जो भाग 2 है समाप्त होता है। मोल की अवधारणा में जो सवाल है वो हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, और हम लोग संख्या के आधार पे, आयतन के आधार पे, आपके मात्रा के आधार पे और ग्राम परमाणु और ग्राम अणु के आधार पे अलग अलग सवाल बनाएंगे। पूरा क्लास सिर्फ सवाल बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से मोल की अवधारणा हमें चीज़ों को व्यक्त करने में मदद करती है। आशा करता हूं मेरा क्लास आपको मदद पहुंचा रहा होगा। मदद पहुंचा रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।